शुरू करते हैं अध्याय 2। एनसीईआरटी बुक चल रहा है महेश वर्णमाल का। तो आप याद रखिएगा महेश कुमार वर्णमाल का चल रहा है, जो कि एनसीईआरटी चल रहा है टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक मैं उठाया हूँ ज्योग्राफी का, जिसमें अध्याय 1 हो चुका है। अध्याय 2 चला रहा हूँ, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्लियर करेंगे। तो चलिए कैसे क्लियर करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। तो आप देख लीजिए कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, बता सकते हैं? तो हम आंसर जानते हैं, कोंकण तट कहते हैं। अब कोंकण तट के बारे में पढ़े तो मलबार तट, कोरमंडल और उत्तरी सरकार, ये तो जरूरी है ना। तो चलिए अब देखिए पश्चिमी तट की बात करेंगे तो कोंकण तट, ये जान गए। अब हम जवाब कुछ नहीं देंगे, देगा बुक क्या देगा। देखिए कोंकण जो तट है, कोंकण जो आप पढ़े, कोंकण तट जो है पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग में, पश्चिम का भी उत्तरी भाग में है, याद रखेंगे, जो कि कहाँ, दमन से गोवा तक ये जो है आपको मिलेगा। कौन? कोंकण तट, समझ गए। तो कहाँ से? गोवा से दमन का मिलेगा, ये समझ गए। तो आपका पश्चिमी घाट अगर पूछे, पश्चिमी घाट का कौन सा? उत्तरी भाग में, और दमन से गोवा तक ये कोंकण तट है। तो दमन से गोवा का अगर बीच में ऑप्शन है तो आप लगा दीजिएगा, मतलब दमन आ जाए, गोवा आ जाए तो पूछेगा कि गोवा में कौन सा तट है, तो कोंकण तट है। दमन में कौन सा है, तो कोंकण तट है, बस खत्म। चलिए वो जब मैं पढ़ाऊंगा ना लास्ट में, जब सब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा उसके बाद। मालवार जो है, आप मालवार जो तट है जो कि केरल तट पे है, आप जानते हैं मालवार तट को केरल तट भी कहते हैं, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी पश्चिमी घाट का दक्षिण भाग में है। जैसे कोंकण जो है पश्चिम घाट के उत्तरी भाग में है, उसी तरह मालवार जो है पश्चिम घाट के दक्षिण भाग में है, जो कि मंगलूर से कन्याकुमारी तक है। तो मंगलूर मतलब चले जाइए कहाँ, कर्नाटक, और कर्नाटक से कन्याकुमारी तक चले जाइए, मतलब समझ गए, बंगलोर से आप कन्याकुमारी तक चलिए। तो मंगलुरु ऐसे बोला जाता है, मंगलूर से कन्याकुमारी तक है। कौन? तो मालवार, जो कि केरल तट भी कहा जाता है उसे, समझ गए। उसी बीच में केरल तो आ ही गया ना। अब उत्तरी सरकार की बात करें तो उत्तरी सरकार जो है पूर्वी तट के उत्तरी भाग, जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक की भूभाग तक है, समझ गए। मतलब आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक के नदी का भूभाग तक है। कौन? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार किसको कहेंगे? तो उत्तरी सरकार जो है पूर्वी तट के उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार कहते हैं, जो कि आपको आंध्र प्रदेश चले जाइए। आंध्र प्रदेश से कौन से क्षेत्र को ऐसे बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी तक के भाग को, भूभाग को कहा जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब कोरमंडल की बात करते हैं तो कोरमंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूर्वी उत्तरी सरकार देख रहे हैं कि उत्तरी सरकार जो देखे, क्या देखे, पूर्वी तट से उत्तरी भाग देखे, उसी तरह पूर्वी तट तो होगा ही, लेकिन दक्षिण भाग में कोरमंडल होगा, जो कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय मैदान तक होगा। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश एवं तटीय मैदान में जो है कोरमंडल आपको मिलेगा, इसीलिए पूर्वीय तट के दक्षिणी भाग में आप देख रहे होंगे कोरमंडल को, है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए दो पश्चिमी घाट से पूछा और दो आपको पूर्वी तट से, क्लियर हो गया कि नहीं। तो कोंकण अगर पूछे तो आप बताइए पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग। मालवार तट पूछे, मालवार तट तो पश्चिमी घाट से दक्षिणी भाग, जो कि केरल आप देख रहे हैं, केरल तट भी कहते हैं, जो कि मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक। और उत्तरी सरकार पूर्वी तट की बात हो गया, उत्तर भाग में है, और कोरमंडल का पूर्वी तट से दक्षिण भाग में है। तो कोरमंडल पूर्वी तट में है, ये कभी गलती नहीं करिएगा। मालवार जो है पश्चिमी तट का है, पश्चिमी मतलब घाट का है, जो कि दक्षिण भाग में है, ये जरूर ध्यान रखिए। ये दोनों में कन्फ्यूजन बहुत लोग करते हैं। और कोरमंडल जैसे है आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, टिक लगा के चलाइएगा, ऑप्शन जो होगा ये दोनों में से चलेंगे। अब सवाल करते हैं कि पाक जल डमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण, मतलब नैरो टाइप का, ठीक है, समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश जो है भारत से अलग होता है? अब जैसे ही बात करेंगे पाक जल डमरू का, तो हम जानते हैं श्रीलंका और बात करते हैं भारत का होता है। तो जैसे ही पाक जल डमरू हो और मन्नार की खाड़ी द्वारा एक निर्मित होता है समुद्री जलमार्ग, ठीक है, संकीर्ण रूप से एकदम छोटा सा संकीर्ण होता है, नैरो टाइप का होता है। तो जो देश जो है भारत से अलग होता है तो श्रीलंका होता है, इसमें सोचना ही नहीं है, बस क्वेश्चन समझाने के लिए। चलिए इस पर डिटेल भी जान लेते हैं। तो जैसे ही पाक जल डमरू का बात आएगा, या पाक जल डमरू मध्य भी बोला जाता है, पाक जल डमरू भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में रखिए। तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित है। यह एक क्या है? जल संधि है। क्या है? एक जल संधि है, जिसे वाटर स्ट्रेट बोलते हैं।
यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। समझ गए? बंगाल की खाड़ी को जोड़ा जाता है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ा जाता है। समझ गए? इस जल डमरू का नामकरण जो है ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक जो हैं के नाम से किया गया है। अब देखिए, पाक आप लगता होगा पाकिस्तान, नहीं, रॉबर्ट पाक नाम ही है जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। ठीक है, कौन? रॉबर्ट पाक। देख रहे हैं, रॉबर्ट पाक। अब यही जो था, यही किया था, क्या किया था, पाक जल डमरू का जो है, कहिए क्या किया था, नामकरण किया था। ठीक है, क्या किया था, नामकरण किया था। अब याद रखेंगे। अब समझ गए, भारत के तमिलनाडु राज्य की अगर बात करेगा, भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित जो जल संधि है उसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच ये पाक जल डमरू है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर भारत के राज्य पूछते तो तमिलनाडु बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के किन देशों में विवाद है, किन देशों के बीच विवाद है, तो हम बताएंगे भारत और पाकिस्तान का, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ये ऐसा नहीं लगा दीजिएगा भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच ही ये जो है विवाद है। और चलिए इस विवाद का जानकारी लेते हैं। ठीक है, सियाचिन जो है ग्लेशियर जो है, जिसे हिमनद भी बोला जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को हिमनद बोलते हैं, याद रखेंगे। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। अब देखिए, जैसे ही ट्रांस हिमालय की बात होगी, और ट्रांस हिमालय की कहाँ, काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, क्या है, तो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अब स्थित तो है, लेकिन वहां पे भारत पाक सीमा भी स्थित है, यही तो विवाद है। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। ठीक है, इसमें मजा ले लेता है चीन भी, समझ गए, इन दोनों के विवाद में। ठीक है, तो मध्य क्या है, विवाद है। इस हिमनद में स्थित रीमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी जो कौन सी निकलती है, शयोक निकलती है, शयोक निकलती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को फिर से ध्यान से सुनिएगा, बस सुनिएगा, याद हो जाएगा, याद करना है क्योंकि हमको एग्जाम निकालना है। तो जैसे ही सियाचिन हिमनद की बात आएगा तो वो ट्रांस हिमालय में है ना, ट्रांस हिमालय के कहाँ, तो काराकोरम श्रेणी में है। अब काराकोरम श्रेणी में है तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर ही स्थित है, बस इतना जान लीजिए, इसलिए विवाद भी है सियाचिन ग्लेशियर का। और सियाचिन ग्लेशियर का क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा है ऊपर। सियाचिन ग्लेशियर पर अगर मान लीजिए कब्जा हो जाए तो युद्ध करना मुश्किल हो जाता है, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, आज अगर मान लें सियाचिन हिमनद की बात करें को लेकर क्या है, भारत पाकिस्तान में मध्य विवाद चलता है, ये तो क्लियर हो गया। अब जान लीजिए सियाचिन हिमनद के बारे में। तो सियाचिन हिमनद में स्थित जो रीमो हिमनद है, सियाचिन में भी रीमो हिमनद है, रीमो ग्लेशियर है, जो कि सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी जो है शयोक निकलती है। क्या निकलती है, शयोक निकलती है। तो जान लीजिए सिंधु नदी का एक सहायक नदी निकलती है, वहीं से, कहाँ से, रीमो नदी से, रीमो हिमनद से, जो कि सियाचिन में है, सियाचिन के हिमनद में, ग्लेशियर में है। और जो कि कौन सी सहायक नदी निकलती है, सिंधु नदी को मदद करती है, तो शयोक नदी। इसीलिए विवाद होने का कारण हो जाता है, ये भी जान लीजिए। युद्ध स्थल भी माना जाता है क्योंकि युद्ध हो चुका है, ऊपर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हुआ था, युद्ध हुआ था। चलिएगा, फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हीकल द्वीप जो है, व्हीकल द्वीप बोला जाता है, व्हीकल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हीकल द्वीप का नया नाम क्या है, बताइएगा। तो व्हीकल द्वीप का नया नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो अब्दुल कलाम द्वीप है। और ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिए व्हीकल द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, आप देखिए व्हीकल द्वीप का अगर बात करें तो व्हीकल द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप है, बस इतना जान लीजिए। आगे पढ़ते हैं। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर, कब, 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण किया। नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक कौन एवं पूर्व राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति भी बने हैं, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, बीच बीच में मैं रोक के बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि सुन लीजिए। यह द्वीप जो है, यह द्वीप कौन, व्हीकल द्वीप, कौन, व्हीकल द्वीप, भारत के पूर्वी तट से लगभग
10 किमी की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। अब भारत अपनी जो है प्रक्षेप शास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। अब जान लीजिए, अब इनका नाम मान लीजिए अब्दुल कलाम द्वीप पड़ा, क्यों नाम पड़ गया, क्या कारण है, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसा जुड़ा होगा, है ना, ये दिमाग में आना चाहिए। आप 5 ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो 5 ऑप्शन वाले एग्जाम जो देने वाले हैं बीपीएससी वाले, आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे एनटीपीसी में तो क्वेश्चन आता ही है, वो भी ध्यान से सुन लेंगे, लेकिन आप जान लीजिए क्या बताते हैं कि व्हीलर द्वीप की अगर बात करें तो व्हीलर द्वीप का नाम क्यों पड़ा अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम मतलब अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अब्दुल कलाम द्वीप क्यों पड़ गया। तो द्वीप पड़ने का कारण है सबसे बड़ी बात कि उड़ीसा सरकार ने रखा था। ये आगे जान लीजिए, उड़ीसा सरकार ने कब रखा ये नाम, तो 2 सितंबर 2015 को रख दिया, नामकरण कर दिया व्हीलर द्वीप का अब्दुल कलाम। ठीक है, ये तो आप जान गए। और क्यों रखा गया, क्योंकि ये भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम के कारण रखा गया, क्योंकि ये पूर्व के राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक थे। अब वैज्ञानिक थे तो इसका मतलब ये नहीं कि और भी कारण है। क्या कारण है, तो व्हीलर द्वीप जो है भारत के पूर्वी तट के लगभग 10 किमी की दूरी पर जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन, व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब्दुल कलाम रखा गया। अब्दुल कलाम क्या थे, तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक थे। आप जानते हैं पहले वैज्ञानिक थे, पूर्व राष्ट्रपति बने, ये जान के। और याद रखिएगा ये जो व्हीलर द्वीप जो है, द्वीप के पूर्वी तट, अगर द्वीप जो है भारत के पूर्वी तट के लगभग 10 किमी की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में यह स्थित है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। अब जो याद रखिए भारत में जो है जो व्हीलर द्वीप है, इस पर क्या करता है भारत कहिए, भारत जो है भारत के वैज्ञानिक जो करते हैं प्रेक्षास्त्र कार्यक्रम का परीक्षण केंद्र बना चुके हैं। किसे, इसी को, व्हीलर द्वीप के पास। ठीक है, ये आप जान लीजिए, इसीलिए हम लोग इनके नाम पे रख दिए। उड़ीसा सरकार रखा है, मैंने नहीं, उड़ीसा सरकार, वो भी स्टेट रखा है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये नहीं बता दिएगा केंद्र सरकार रखा है, नहीं, स्टेट रखा है, उड़ीसा सरकार रखा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। समझाने की कोशिश मैंने किया है, समझ में आया तो जरूर कमेंट करेंगे। अब देखिए, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जिसे सी बीच बोलते हैं, कौन सा है बताइएगा। बीच होता है, बीच में, चलिए बीच पे घूमने, है ना, होता है ना, तो सी बीच। तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट सी बीच कौन सा है, तो सबसे लंबा समुद्री तट की बात करेंगे तो मरियाना तट होता है। मरियाना ट्रेंच भी नाम सुनिएगा, है ना, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मरियाना तट जो है तट पढ़िएगा, तो मरियाना तट होता है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन है, तो मरियाना तट है। अब चलिए, मरियाना तट का ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस जान लीजिए। लेकिन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है कौन, मरियाना तट है, मतलब जिसे बीच बोलते हैं। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट भी माना जाता है, समुद्री तट ही है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछे लगभग कितना है, तो 13 किमी है। कितना है, 13 किमी, और यही सबसे ज़्यादा है लंबा। आप जानते हैं सबसे लंबा समुद्री तट है, सबसे लंबा समुद्री तट है, नदी उदी नहीं, ध्यान रखिएगा, समुद्री तट है, जो कि मरियाना तट कहा जाता है, मरियाना बीच भी कहते हैं। और ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु का राजधानी है, आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छठे प्रश्न की बात करें तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट अब पीबीआई क्वेश्चन बताइएगा। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप है, कहाँ स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह में है। अंडमान द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं, अंडमान द्वीप समूह में है, ये बोलिएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं बैरन द्वीप के बारे में, है ना, समझिए, वन लाइनर पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, ये मॉक टेस्ट के साथ ऑन लाइनर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बताइएगा नंबर कितने आते हैं, कोशिश करिएगा कि आगे नंबर कितने आते हैं। जैसे बैरन द्वीप अगर बात करें, बैरन द्वीप की बात करें तो भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, समझ गए, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है, जो कि बैरन का अर्थ होता है बंजर, जहां कोई नहीं रहता। इस द्वीप पर भी कोई मानव बसा नहीं है। अब देखिए, जैसे बैरन द्वीप आप जान गए, तो द्वीप पे रहने का भी है, कोई कोई द्वीप पे तो रह रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, लेकिन बैरन द्वीप पे नहीं रह सकते, आप जान लीजिए। और सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव है, मतलब वहाँ फुटते रहता है हर टाइम, कभी कभी बड़ा रात दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब ये मैंने अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया। तो याद रखिएगा, ये भारत का ही नहीं, भारत का तो है ही, ये तो आप जानते हैं भारत का ही बैरन द्वीप है, लेकिन भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है।
सोचिए, एशिया, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये जान गए। और ये कहाँ है पता है? ये द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। याद रखेंगे, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है, जिसमें अंडमान द्वीप समूह में बचा हुआ है। अगर अंडमान द्वीप समूह नहीं रहता तो निकोबार द्वीप समूह लगाते। ठीक है, ये भी क्लियर कर लीजिए। ये बैरन द्वीप इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बंजर है, यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि कोई मानव नहीं रह सकता है, सक्रिय है, एक्टिव रहता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए 7वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप जान गए, ऑप्शन नंबर डी, खैबर दर्रा कहाँ है? आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में खैबर दर्रा, खैबर या खैबर बोला जाता है। ठीक है, तो खैबर दर्रा जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य जो है हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद कोश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन जो है संभव है। अब देखिए, अब बोला ही जाता है, पढ़े होंगे, हिस्ट्री में पढ़िएगा, इन खैबर दर्रा का नाम आता है क्योंकि आते हैं वहाँ से जो है बहुत लोग भारत में आए हैं। ठीक है, या आवागमन इसलिए बोला जाता है, संभव है, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप और या मध्य एशिया के बीच का आवागमन होता है, मध्य एशिया से और भारत का उपमहाद्वीप के बीच आवागमन होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। खैबर दर्रा कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पर है, और मतलब उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पे तो है ही स्थित खैबर दर्रा। और बता देते हैं, अफगानिस्तान के कबुलिस्तान मैदान के मध्य, याद रखिएगा, उसके बीच में मध्य जो है हिंदू कुश श्रेणी है, याद रखिए, हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत, एक सफ़ेद कोह पर्वत है, याद रखिएगा, जो कि हिंदू श्रेणी श्रृंखला में स्थित है। बस इतना जान लीजिए। तो हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद कोश पर्वत श्रृंखला में स्थित है कौन? खैबर दर्रा, याद रखिएगा। तो अगर अफगानिस्तान के कब्रिस्तान मैदान के मध्य पूछेगा तो कहाँ पे पूछेगा? हिंदू कुश श्रेणी में, जिसमें सफ़ेद कोश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, देखिए, निम्नलिखित दर्रों या दर्रे, ठीक है, में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा दर्रा है? तो सिप किल्ला दर्रा है। बस सिंपल, आराम से बोलेंगे, सिप किल्ला दर्रा है। तो निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो सिप किल्ला जो है दर्रा जो है सतलज नदी घाटी में स्थित है। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब सिपकिल्ला दर्रा पढ़ रहे हैं तो सिपकिल्ला दर्रा का पढ़ेंगे, कहाँ है, किस जगह पे है और क्या है इसका महत्व। चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सिपकिल्ला दर्रा की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है, आप इतना जान लीजिए, जो भारतीय राज्य के हिमाचल प्रदेश में है। तो सिपकिल्ला दर्रा जैसे ही आएगा हिमाचल प्रदेश लगा दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? तो याद रखिएगा, किन्नौर जिले में। तो जैसे ही ये भी पूछेगा, बीपीएससी में 5 ऑप्शन में तो पूछ ही सकता है। अब तो एसएससी पूछता है, रेलवे पूछता है, अंदर से डीप से पूछता है, तो पढ़ना जरूरी है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? सिपकिल्ला दर्रा है। सिपकिल्ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश के, तो कौन से जिले में है? तो किन्नौर जिले में है। ये याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला को तिब्बत, याद रखिएगा। अब याद रखिए, किन्नौर जिले में मतलब हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा क्या जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को, एचपी को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। और तिब्बत के कौन से जगह को जोड़ता है बता सकते हैं? तो नगारी को जोड़ता है। तिब्बत के कौन से क्षेत्र को? तो नगारी क्षेत्र को जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला और तिब्बत के नगारी जिला को जोड़ता है। ये भी सवाल बनेगा, है ना। अब चलिए, सतलज नदी जो है इस दर्रे के समीप एक संकीर्ण घाटी से प्रवाहित होता है। संकीर्ण मतलब संकीर्ण होते हैं, संकीर्ण का नाम होता है नैरो टाइप का, एकदम समझिए घुस के पार कर गया, इस तरह का, है ना, संकीर्ण का मतलब होता है। तो सतलज नदी जो है इस दर्रे के समीप एक संकीर्ण घाटी में प्रवाहित होता है। मतलब इस दर्रे से जो है सतलज नदी प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रवाहित होते हुए क्या होता है? तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। अब सोचिए, तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, मतलब सतलज हमारा भारत का नदी नहीं है, ये बाहर से आया हुआ सतलज का नदी, सतलज नदी जो है बाहर से आया हुआ है। तो तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है।
इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत, चीन को आपस में जोड़ता है, आप जानते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। तो याद किया, सिक्किम का नाथुला दर्रा जो है बहुत ही ज़्यादा पहला जो है नाथुला दर्रा जो है व्यापार के क्षेत्र में माना जाता है। सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है व्यापार के मामले में। लेकिन भारत का दूसरा अगर पूछा जाए कौन सा दर्रा है सबसे बड़ा जो कि व्यापार के मामले में, तो हम बताएंगे सिपकिल्ली दर्रा या सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? किन्नौर जिले में। और इस सिपकिल्ला दर्रा से क्या गुजरता है? तो सतलज नदी गुजरती है। बात यही याद रखेंगे, मैंने यही बोला ना, सब ध्यान से सुने। थोड़ा सा मिस्टेक हो तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में हो जाता है, क्षमा चाहेंगे। थोड़ा सा क्या होता है कि एडिटिंग ज़्यादा कर दूंगा तो भी आपको दिक्कत है, इसलिए एडिटिंग नहीं करना चाहता, सोचता हूँ जो नेचुरल है वो डाल दूँ। तो क्षमा करिएगा अगर कहीं गलत होता है तो। ठीक है, चलिए कोशिश ऐसे रहेगा कि बेस्ट दूं, गलत ना हो। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए 9वां प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? लीजिए, तो हम जानेंगे नाथुला दर्रा। और अभी जस्ट पढ़े हैं, नाथुला दर्रा जो है व्यापार के मामले में बहुत फेमस है और ये पहला है। और ये कहाँ है? सिक्किम में। और सिक्किम में है तो ये याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं लिया। तो नाथुला दर्रा पढ़ लिया। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा स्पेशल पढ़ लेते हैं। चलिए, अब नाथुला दर्रा जान गया ना। ठीक है, अगर मान लीजिए कैलाश मानसरोवर जाना है तो देखिए लिखा हुआ है, मैं क्यों बोलूं। देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुले दर्रा जो कि सिक्किम और लिपुलेख दर्रे जो कि उत्तराखंड को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत के कौन सी चुम्मी घाटी से जोड़ता है। समझ गए? सिक्किम को तिब्बत घाटी से जोड़ता है और तिब्बत के कौन से जगह को? चुम्बी घाटी को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा अगर बोलेगा कि जोड़ना किसको है, तो हम बताएंगे भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है ये भी। लेकिन भारत का जो है उत्तराखंड राज्य और तिब्बत का चीन के मध्य जो है स्थित एक दर्रा है जो कि लिपुलेख दर्रा है, जो कि देख रहे हैं। ये भी हो सकता है भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा है भाई? तो लिपुलेख दर्रा। 10 क्वेश्चन नंबर है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण व लिटिल अंडमान पे है, मतलब छोटा अंडमान। याद देखिए, हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जल डमरू मध्य है। यह जो है ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट अंडमान द्वीप को रटलैंड द्वीप बोलते हैं, जो कि रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। देखिए इतना तो पढ़ लिए, अब ये पढ़ लीजिए कि ग्रेट अंडमान को क्या कहा जाता है? रटलैंड द्वीप कहा जाता है, ये समझ जाइए। तो यही जो रटलैंड है द्वीप जो है लिटिल अंडमान से अलग करता है, स्थित है कहाँ? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में स्थित कौन है? डंकन पैसेज। क्लियर? इस पर ज़्यादा आप चर्चा करेंगे तो लंबा खिंचा जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न है, खाली जगह है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिल करना है। तो बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। अब बताइए शीत मरुस्थल कहाँ है? बताएंगे। तो बृहद हिमालय अगर पूछ रहा है, बृहद हिमालय में एक स्थित जो है एक शीत मरुस्थल है। तो जो शीत मरुस्थल है वो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए लद्दाख को ही तो शीत मरुस्थल कहा जाता है, ये जान लीजिए। चलिए ये इसकी जानकारी हम खुद लेते हैं। कहाँ? इस जगह पे। कैसे? देखिए, लद्दाख जो है बृहद भी बोला जाता है, बृहद बोलते हैं, हिमालय में स्थित है, एक शीत मरुस्थल है। इतना तो आप जान गए। चलिए इतना तो हम ऊपर भी पढ़ लिए। अब देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? यही होता है। कहाँ होता है? लद्दाख में होता है, सबसे कम वर्षा होता है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए, लद्दाख की बात हो रही है, क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है, याद रखेंगे, नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। तो हेमिस नेशनल पार्क अगर पूछे कहाँ है तो लद्दाख में है। और लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क, तो ये एक रेगिस्तान है जो कि हम शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और बृहद हिमालय में स्थित है कौन? लद्दाख।
क्लियर। लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, ये जान लीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमी नेशनल पार्क जो है लद्दाख में ही है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी रेगिस्तान में स्थित है, इसे रेगिस्तान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलेंगे 12वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 12वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताइएगा, माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? बता सकते हैं तो बताइए। तो हम जानते हैं कि भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। तो जैसे ही माउंट एवरेस्ट की बात होगी, नाम का बात किया जाएगा, किसके नाम पर रखा गया? तो एक भारत के जो थे सर्वेक्षक थे, महासर्वेक्षक थे, उनके नाम पर रखा गया। बस इतना ही दिया था ऑप्शन में। अब इनके बारे में चलिए जानते हैं कौन थे भाई। तो चलिए, जैसे ही एवरेस्ट की बात आएगा तो एवरेस्ट तो नाम ही हो गया, पहले ही माउंट एवरेस्ट है तो एवरेस्ट ही नाम है। कौन एवरेस्ट हैं? तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेता और महासर्वेक्षक थे, आप जान गए, जो कि याद रखिए, डेट पूछेगा 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण हुआ। तो कब हुआ? 1865 में। 1865 में हुआ तो किन के नाम पर? तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा। क्यों भाई? ये ब्रिटिश एक भूगोलवेता थे जिसे महासर्वेक्षक भी कहा जाता है, आप जानते हैं। तो चलिए, ये अब समझ में आ गया। टोटल क्वेश्चन पता है कितना है? 49 क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कितने हैं? 49 क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए 13वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 13वां प्रश्न का आंसर है कि साल्टोरा क्या है? साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? बताइएगा, साल्टोरा पर्वत जो है कहाँ स्थित है? बताएंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। क्या है? तो काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग के रूप में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही साल्टोरा पर्वतमाला का बात करेगा तो हम बताएंगे काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में जाना जाता है। अब चलिए थोड़ा जान लेते हैं साल्टोरा पर्वत के बारे में। देखिए, इस साल्टोरा पर्वतमाला जो आप पढ़ रहे हैं, ये हमारा नहीं माना जाता है। ये पाकिस्तान अपने आप को अधिकृत में रखा है, अपने आप को मानता है, और ये भी मानने का, चलिए आगे जानते हैं क्या है सच क्या। तो देखिए, साल्टोरा पर्वतमाला जो है पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, जिसे POK बोलते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे है? तो गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र के सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में जो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो हृदय स्थल के नाम पे भी जानते हैं। तो भारत का भी है, पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान अपने अधिकार समझता है, मैं अपना अधिकार समझता हूँ, और हम अपने हृदय मानते हैं, काराकोरम का हृदय मानते हैं हम साल्टोरा पर्वत को, आप भी जानते हैं। और ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और इसलिए हम काराकोरम के हृदय स्थल मानते हैं साल्टोरा पर्वत को। लेकिन अब दो जगह अगर ऑप्शन आ जाए, मान लीजिए दो जगह, जैसे कि अब मान लीजिए साल्टोरा पर्वतमाला जो है, याद रखिएगा पाक अधिकृत कश्मीर है, कहाँ पे है? तो याद रखिएगा गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र के सीमा पर स्थित है। ये भी सीमा पर ही स्थित है, इसलिए हम लोग दोनों मानते हैं, याद रखिएगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। 14 प्रश्न, टोटल 49 क्वेश्चन नंबर है, याद रखेंगे। 49 क्वेश्चन है, मतलब सोचिए डिटेल के साथ चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? बताइएगा, सबसे पुरानी है, बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है भारत में सबसे पुरानी है? तो हम जानते हैं अरावली सबसे पुरानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे। अरावली में कौन सा फेमस मंदिर है बताइएगा आप, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने किया, चलिए इसमें मिल जाएगा आपको। चलिए, तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जो कि हम अभी क्वेश्चन किए, जिसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। सोचिए, प्री कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल भी था, सोचिए उस समय हुआ था। किसका? अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। यह श्रेणी जो है औसत रूप से अगर देखा जाए तो 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी सर्वोच्च चोटी, किसकी सर्वोच्च चोटी? अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर,
जो कि याद रखिएगा है। तो गुरु शिखर कितना है, इसकी अगर हाइट के हिसाब से पूछे तो 1722 है। कितना मीटर है, 1722 है इसका गुरु शिखर का जहाँ चोटी है इसकी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। पूछेगा कि आरावली पर्वत जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, आप जानते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। किसका, आरावली पर्वत का। आरावली पर्वत जो है श्रेणी है, इसकी अगर औसतन ऊंचाई पूछे तो 300 से 800 मीटर बताइएगा, ये आप जान गए। आप पूछे कि इसका सर्वोच्च चोटी जो है, आरावली पर्वत श्रेणी का जो है सर्वोच्च चोटी जो है माउंट आबू के समीप कहाँ स्थित है, तो गुरु शिखर है। माउंट आबू के समीप जो स्थित गुरु शिखर है वही तो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि किसकी है, आरावली पर्वत श्रेणी का है। कितना है, अगर गुरु शिखर की अगर पूछा जाए सर्वोच्च चोटी का अगर पूछे कि कितना मीटर है तो 1722 बताइएगा, ये हो गया। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेते हैं। अब देखिए यह आरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद मतलब गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किमी की लंबाई में विस्तृत है। अब सोचिए, दिल्ली का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, आरावली का पर्वत मिलेगा, और आपको अहमदाबाद से लेकर मतलब अहमदाबाद मतलब गुजरात। अब देख रहे हैं यहाँ पे ही लिख रहा है कि दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम जाइए ना सर, गुजरात जाइए, अहमदाबाद से लेके अगर उत्तर पूर्व की अगर ओर आते हैं, दक्षिण पश्चिम में तो फैला हुआ है, आप जान गए। जो कि अहमदाबाद गुजरात से लेकर आपको उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी आइएगा तो आपको मिलेगा दिल्ली तक। इसका 800 किमी की लंबाई में विस्तृत है, ये आप जान गए, ठीक है। अब ये जान गए तो ये जान लीजिए कि दिल्ली में स्थित जो है कौन सी पहाड़ी है, तो रायसीन पहाड़ी है। तो रायसीन पहाड़ी जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आरावली का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अब सोचिए, रायसेन जो पहाड़ी आप देख रहे हैं जो कि आरावली का हिस्सा है, उसी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, पुराना वाला, नया वाला नहीं, ठीक है। इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार भी हुआ है, तो इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार भी हुआ है, ठीक है, समझ गए। रायसेन पहाड़ी जो है हम देख रहे हैं, तो आरावली का विस्तार भी हुआ था। तो ये अब धीरे धीरे जो है पुराना हो रहा है तो खत्म हो रहा है। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए, नागा, खासी और गारो पहाड़ी जो है स्थित है, तो कहाँ है पता है, ये काराकोरम पर्वत, हिमालय पर्वत, जास्कर पर्वत नहीं, ऑप्शन नंबर 1 पूर्वांचल पर्वतमाला जो कि आप देख रहे हैं। अब पूर्वांचल पर्वतमाला है तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिएगा, तो एक चीज़ जान लीजिए कि लद्दाख और काराकोरम जो है श्रेणी के समान ही है पूर्वांचल श्रेणी। जैसे काराकोरम हमारा जो है और लद्दाख का श्रेणी है, उसी तरह पूर्वांचल श्रेणी है, जो कि भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। किसका है, पूर्वांचल, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार माना जाता है, जैसे लद्दाख और काराकोरम के समान ही माना जाता है, याद रखिएगा। इस श्रेणी मतलब कौन सा, पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी, गारो पहाड़ी सम्मिलित हैं, बस इसी के तहत। तो पूर्वांचल श्रेणी में कौन से पहाड़ सम्मिलित है, नागा, खासी, गारो पहाड़ी है, जो कि हिमालय पर्वत का ही श्रेणी है, ये भी याद रखेंगे। तो आपसे गलती नहीं होगा ना, नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप बड़े हैं, आप ज्ञानी हैं, अगर मेरी बातों से अगर ठेस पहुंचता है तो क्षमा चाहेंगे, ठीक है। चलेंगे, कौन सी पर्वत श्रेणी जो है भारत में स्थित है, तो कौन सी ऐसी पर्वत है, श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है भारत में स्थित है। तो चलिए पीर पंजाल के बारे में डिस्कस करते हैं, डिस्कस नहीं याद करते हैं, जो कि आप सिर्फ सुनिएगा, मैं सिर्फ बोलूँगा। देखिए, पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। तो देखिए, पीर पंजाल भी हिमालय श्रेणी का ही एक भाग है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। समझ गए, पीर पंजाल सोच लीजिए, सबसे पहली बात सुन लीजिए आगे कि पीर पंजाल जो हिमालय पर्वत श्रेणी में है, श्रेणी का ही भाग है। अब याद रखिएगा जो कि भारत के कौन से क्षेत्र में आपको मिलेगा, पीर पंजाल फैला हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में तो पीर पंजाल है ही, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में भी है, और पाक अधिकृत जो कश्मीर आप देख रहे हैं POK, वो भी जो है याद रखिएगा पीर पंजाल वहाँ तक फैला हुआ है, में विस्तृत है, आप जान रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर तक फैला हुआ है हमारा पीर पंजाल। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। कौन सी, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कौन, पीर पंजाल। देखिए, जबकि अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पीर पंजाल को हम समझ गए, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी के निम्न में से और भी है, ठीक है। जैसे कि हम जानेंगे
जैसे म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित हैं, और भी हैं जो कि हिमालय का हिस्सा माना जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो जैसे देखिए अराका नयोमा नामी है। अराका नयोमा जो है म्यांमार में है, याद रखेंगे। ये भी पर्वत श्रेणी है, हिमालय का ही सर्वोच्च पर्वत श्रेणी माना जाता है ये भी, ठीक है। साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में ही स्थित, सुलेमान पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। जैसे ही सुलेमान पर्वत की बात करेगा तो पाकिस्तान को याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लगाइएगा टिक। अगर पूछे साल्ट रेंज कहाँ है तो पाकिस्तान में स्थित है, और अराका नयोमा जो है आपका याद रखिएगा हिमालय का पर्वत श्रेणी माना जाता है, ये भी समझ गए। तो ये सब जो है म्यांमार का है, अराका नयोमा सर्वोच्च है, साल्ट रेंज पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च माना जाता है, सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है, ये भी है। तो ये सब जो है पर्वत श्रेणी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बाद में कि क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि अभी हम पीर पंजाल पढ़ रहे हैं। तो पीर पंजाल कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, का हिस्सा है, ठीक है। चलिए समझ गया मेरी बात। चलिए 17वां प्रश्न है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो जैसे ही मैकाल पर्वतमाला की बात होगा, अगर मान लीजिए मैकाल पर्वतमाला की अगर बात करते हैं तो हम बताएंगे छत्तीसगढ़ में। तो मैकाल पर्वतमाला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अब जैसे ही मैकाल पर्वतमाला की बात करेंगे तो हम छत्तीसगढ़ राज्य को याद करेंगे, और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ये हम जान गए। अब इस जान गए तो इस मैकाल जो पर्वत है श्रेणी का, बताइए सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अमरकंटक तो है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में है स्थित मैकाल पर्वतमाला। अब मैकाल पर्वत जो है, याद रखिएगा मैकाल पर्वत का पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, शिखर कौन सा है, तो अमरकंटक है। कितना मीटर है, तो 1036 मीटर, मतलब 1036 मीटर जो है इसका सर्वोच्च ऊंचाई बताई गई है शिखर पे, जो जितनी ऊंची पे है, ठीक है, याद रखेंगे मीटर पे है, तो अमरकंटक है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर चोटी क्या नाम है, तो अमरकंटक। अब देखिए सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी भी मानी जाती है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें आपको तो मैंने फटाफट पढ़ के सुना दिया, लेकिन हम इसमें याद करवाना है। कैसे, तो सुन लीजिए। थोड़ा सा बोरिंग होगा तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं, सुनिए। मैकाल पर्वतमाला जो है कहाँ है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत है तो इसका सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, अमरकंटक है। कितनी मीटर है ऊंची, तो 1036 मीटर है, ये आप जान गए। अब अमरकंटक से सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी का उद्गम होता है। तो कहाँ से, अमरकंटक पहाड़ी से ही तो होता है, जो कि हम बता चुके। अब याद रखिए सोन नदी जो निकलता है अमरकंटक से, वो जो है गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिएगा 18वां प्रश्न की बात करें। 18वां प्रश्न क्या है कि नल्ला मल्ला, ठीक है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो जैसे ही नल्ला मल्ला की पहाड़ियां अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अब सोचिए नल्ला मल्ला की बात करेंगे तो ये सब शब्द जो है हमारा आंध्र प्रदेश होगा, साउथ इंडिया लैंग्वेज समझ के चलिए, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो कर रहा हूँ सीरियस ना लगे, बस समझने की कोशिश करिएगा, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी वर्ड बोलता हूँ, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आपसे बड़ा नॉलेज किसी के पास नहीं है, आप हैं तभी हम हैं। देखिए नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। नल्ला मल्ला जो पहाड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा ये, एक मिनट सॉरी क्षमा चाहेंगे, पेन गिर गया हाथ से, ठीक है। देखिए नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है पूर्वी घाट के नीलगिरी पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है, जो कि आंध्र प्रदेश, याद रखिए आंध्र प्रदेश के कौन से, कुरनौल बोला जाता है, नेल्लौर बोला जाता है, गुंटूर बोला जाता है, प्रकाशम बोला जाता है, और कुडप्पा बोला जाता है, और चितूर, ये सब क्षेत्र पे जो है क्या है, ये नल्ला मल्ला पहाड़ी विस्तृत है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की पूर्वी विस्तार माना जाता है। इसलिए अगर पूछे तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से ही हुआ, उस समय तो आंध्र प्रदेश में था, तो उसमें भी तो होगा क्या, नल्ला मल्ला पहाड़ी, है ना। तो जैसे तेलंगाना में कौन से नगर में, तो महबूब नगर, याद रखिएगा, नलगोंडा नगर राज्यों में विस्तृत है, याद रखेंगे, तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है, और ये तेलंगाना के कौन से, महबूब नगर और नलगोंडा क्षेत्र में विस्तृत है, याद रखेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, नेल्लौर में, गुंटूर में, प्रकाशम में और
कुडप्पा में और चित्तूर में जो है हमारा नल्ला मल्ला पहाड़ी स्थित है। और याद रखिएगा नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ी की पूर्वी विस्तार है। बस इतना जान लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा और है, भैराना कोडा। भैराना कोडा जो है, भैराना कोडा नल्ला मल्ला ये पहाड़ी जो है सबसे ऊंचा शिखर है। अब देखिए इसमें देखिए भैराना कोडा जैसे ही आपके सामने नजर में आएगा तो याद रखिएगा नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो पूछ देगा कि नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो भैरानी कोड जो कि आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। और कितना फीट है, तो 30-48 फीट है। 30-48 फीट जो है ये जो है भैरानी कोड का जो है आप देख रहे हैं ये सर्वोच्च चोटी जो है 30-48 फीट है, जो कि नल्ला मल्ला पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। ये याद हो गया, याद हुआ कि नहीं ये बताइएगा। देखिए 19वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 19वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़े से अगर आवाज़ कम आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए जो 19वां क्वेश्चन है, देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तटीय भूभाग की बात करेगा तो हम टिक किसको लगाएंगे बताइए। तो जैसे ही तमिलनाडु की बात करेंगे तो कोरमंडल तट लगा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब चलिए इस पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। चर्चा क्या है कि देखिए भारत के पूर्वी घाट की बात करते हैं, भारत की अगर पूर्वी घाट की बात करें और पूर्वी घाट का दक्षिण भाग की बात करेंगे तो उसी को कोरमंडल तट कहलाता है। मतलब कोरमंडल तट कह सकते हैं, मतलब कहते हैं, सॉरी कह सकते हैं क्या, कहते हैं या कहलाता है। तो भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग हम जो कि ऊपर पढ़ चुके थे उसी को कोरमंडल तट कहते हैं। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को ही कोरमंडल तट कहते हैं, जो कि आपको मिलेगा उसी क्षेत्र में। अब चलिए इस पर बात और करते हैं। जैसे कि इस संघन जो तटीय क्षेत्र है, मतलब कोरमंडल तट की बात कर रहा है, तटीय क्षेत्र की बात कर रहा है, ये 3 उपविभाग किया जा सकते हैं। तो जो है 3 रूप से उपविभाग किया गया है। जैसे उत्कल का मैदान, आंध्र की तटीय मैदान और तमिलनाडु का मैदान विभाग में बांटा गया है, एक तरह से अलग अलग किया गया है। जैसे उत्कल का मैदान अलग है, आंध्रा तटीय मैदान में है और तमिलनाडु का मैदान में, ये क्षेत्र में आपका ये मिला हुआ है, क्षेत्र में बांटा हुआ है, विभाग में बांटा हुआ है, समझ गए। चलिए ठीक है, 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न की बात करेंगे तो विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में सोचिए भारत का ही हिस्सा होगा जो कि दूसरे नंबर पर होगा। तो आप बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी K2। और K2 को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। आज से याद कर लेंगे, K2 को बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन। तो डिटेल में जो बात कर रहे हैं, देखिए विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, K2 याद रखेंगे, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। और काराकोरम कौन से हिस्से में है, तमिलनाडु क्षेत्र में है। आप पढ़ें तो K2 कहाँ पड़ेगा, उसी क्षेत्र में। और K2 को क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, आप देख लिए। यह जो है पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है समझ गए। तो याद रखेंगे, अगर विश्व का दूसरा है K2 तो आप जान लीजिए भारत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी है, याद रखेंगे। और ये कितनी मीटर है बता सकते हैं, तो 8611 मीटर है। तो याद रखिएगा 8611 मीटर जो है इसकी जो है ऊंचाई है, किसकी, तो सर्वोच्च चोटी की, गॉडविन ऑस्टिन की, K2 की। 21वां प्रश्न है कि माजुली विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। अब देखिए बात ये पूछ रहा है कि माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन है, नदी द्वीप है, कौन, माजुली, याद रखिएगा। तो किस राज्य में है, तो भारत के किस राज्य में ये पूछना चाहिए, तो विश्व में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम बताएंगे असम में है। तो माजुली द्वीप कहाँ है, माजुली नदी कहाँ है, तो असम में। माजुली द्वीप कहाँ है, तो असम में, याद रखेंगे, कुछ भी पूछ दे। जैसे देखिए माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सोच रहे हैं भारत में है, ये असम में है, और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है माजुली द्वीप, क्योंकि नदी में है।
ठीक है, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में स्थित है। मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में, बीच में आपको ये स्थित है। कौन? माजुली द्वीप, जो कि कहाँ है? असम में है। इस द्वीप की अगर क्षेत्रफल पूछे, माजुली द्वीप का अगर कुल क्षेत्रफल पूछे लगभग कितना वर्ग किमी में है, तो 1250 वर्ग किमी में है। कितना है? 1250 वर्ग। देखिए इसी जगह जो माजुली द्वीप है, इसी जगह चलिए हम बात करते हैं कि इसी जगह मतलब यहीं पर, मतलब माजुली द्वीप पर ब्रह्मपुत्रा नदी और शुभ नसीरी नदी से मिलता है। जैसे ही ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें और शुभ नसीरी नदी इससे जो है मिलता है। कौन मिलता है? तो आपको ब्रह्मपुत्रा। तो जैसे ही बोलेगा यहीं पे ब्रह्मपुत्रा नदी और शुभी नसीरी नदी से मिलता है, तो कौन मिलता है? तो माशूरी जो है माजुली द्वीप मिलता है। ठीक है, अब माजुली जो है आर्द्र भूमि है, याद रखिएगा, वेल्ट लैंड है, याद रखिएगा। आर्द्र भूमि को कहा जाता है कि श्रेणी में शामिल किया गया है, जो कि परिस्थितिक हॉट स्पॉट है। क्या समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। देखिए 22वां प्रश्न है कि सर क्रिक नाम है, क्रिक कहाँ स्थित है? बताइएगा। सर क्रिक कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर है। कहाँ है? तो गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर जो है सर क्रिक है, याद रखेंगे। अब चलिए इस पे बात करते हैं, सर क्रिक क्या है। तो सर क्रिक जो है आप जान गए गुजरात में है। तो सर क्रिक जो है भारत पाकिस्तान के मध्य है, जो कि आपको ये गुजरात से लगता है, याद रखिएगा, भारत के गुजरात से, याद रखेंगे। अब भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर है, याद रखेंगे, स्थित एक दलदलीय क्षेत्र है। सर क्रिक जो है एक दलदलीय क्षेत्र है, ये आपको याद कर लेना है। और कहाँ पे है भारत के? कौन से राज्य में? तो गुजरात राज्य से है। और अगर आपसे पूछे भारत पाकिस्तान के कहाँ पे है, तो मध्य में है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो कि अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो सर क्रिक जो है ये अरब सागर से जुड़ा हुआ है और एक दलदलीय क्षेत्र है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। और यह जो है मतलब सर क्रिक जो है भारत राज्य के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग कर देता है। अब देखिए यही सर क्रिक जो है आप याद रखिएगा कि भारत राज्य का जो गुजरात है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग जो है कर देता है। अब देखिए पाकिस्तान और भारत के मध्य सर क्रिक ही है जो कि अलग कर देता है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत राज्य के गुजरात, ये दोनों को अलग कर देता है सर क्रिक ही। ये समझ में आ गया। अब देखिए ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। जलमग्न मतलब दलदलीय क्षेत्र इसीलिए हो जाता है, इतना ज्वार भाटा होता है इसलिए। तो क्या किस पे? तो सर क्रिक पे होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए सर क्रिक जो है एक दलदलीय क्षेत्र माना जाता है। चलेंगे आगे। 23 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या देंगे? 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 क्वेश्चन नंबर है कि ये चीज़ आप पढ़े थे, म्यांमार में पढ़े होंगे, पढ़े थे हम अभी जस्ट आप पढ़े थे पर्वत श्रृंखला जो पढ़ेंगे तो उसमें। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है अराका नयोमा, हिमालय जो है का पूर्व विस्तार है, जो स्थित कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में। तो अराका नयोमो बोला जाता है, नयोमा, ठीक है। अराका नयोमा जो है कहाँ है? तो म्यांमार में है। ये चीज़ हम पढ़े हैं, याद रखिएगा, सबसे ऊपर ही पढ़े थे। अब चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अराका नयोमा जो है पर्वत श्रेणी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। किसका है? हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है। कौन? तो अराका नयोमा, जो कि पश्चिम म्यांमार जो है आपका, म्यांमार जो है वो भी पश्चिम का क्षेत्र का बात कर रहा है। पश्चिम के कौन से तटवर्तीय राज्य कई है? तो याद रखिएगा रखाइन तटवर्तीय राज्य का है। तो पश्चिम म्यांमार के रखाइन तटवर्तीय राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है। कौन? तो ये जो पर्वत श्रेणी देख रहे हैं आप, अराका नयोमा, जो कि म्यांमार में है, और जो कि म्यांमार के कौन से क्षेत्र में? तो पश्चिमी म्यांमार के रखाइना तटवर्तीय राज्य में है और इरावदी नदी जो बेसिन है उसके मध्य स्थित है, याद रखेंगे। इसलिए जो है इस पर्वत श्रृंखला को अराका नयोमा का जो है नयोमा को रखाइना पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? इसे रखाइना पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे स्थित होने के कारण। और इस श्रेणी का कुछ भाग जो है भारतीय राज्य जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम में विस्तृत है।
किसका? तो ये जो म्यांमार में जो आपका ये पर्वत श्रेणी है जिसे रखाइना पर्वत श्रेणी कहते हैं, ये हमारा कुछ हिस्सा भारत के असम राज्य में, नागालैंड में, मिजोरम में विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। अब देखिए इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी मतलब रखाइना पर्वत श्रेणी जिसको हम अराका नयोमा बोलते हैं जो कि म्यांमार में है, इस पर्वत श्रेणी की बात करें तो भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित भी करता है। तो भारत और प्राकृतिक म्यांमार के अगर बात करें, भारत और म्यांमार के बीच अगर बात करें कि मध्य प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वत श्रेणी बनाती है, तो हम बताएंगे अराका नयोमा पर्वत श्रेणी, जिसका दूसरा नाम रखाइना पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा 24वां प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है हिमालय और के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा हिमालय और कौन है बीच में, तो याद रखिए शिवालिका। जैसे ही हिमालय और शिवालिका की बात होगा कि बीच के स्थित जो लंबवत होते हैं, लंबवत जो घाटी पड़ता है उसे दून के नाम से जानते हैं। तो हिमालय और शिवालिका के अगर बात करें उस बीच में अगर लंबवत घाटी की बात करेंगे तो शिवालिक होगा। चलिएगा सी देख लिया। अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं भाई, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिवालिका श्रेणी हिमालय श्रेणी की बीच की बात को हम दून कहते हैं। तो चलिए, तो निम्न हिमालय मतलब हिमालय के दक्षिण ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस मतलब चौड़ा तल वाली लंबवत घाटियां, याद रखिए घाटियां, कोनधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में दुबार बोलते हैं, उत्तराखंड में इसे क्या बोलते हैं, पायर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं नाम से जाना जाता है, जो कि देहरादून एवं हरिद्वार में इसका उदाहरण है। जो कि देहरादून और हरिद्वार जो है इसी का श्रेय जाता है, इसी के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। जैसे दून, देहरादून रखेंगे, हरिद्वार, ये सब जो है आपका इसी जो है के बीच की मार्ग को बताता है। समझ गए? याद हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए सुन लीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे निम्न हिमालय की बात करें, दक्षिणी ढाल, निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल में आप जाइएगा तथा शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य जाइएगा तो अनेक चौरस मतलब चौड़ा क्या होता है, तलिए वाली लंबवत घाटियां मिलेगी आपको, ठीक है, या कोनधारी वन मिलेगा, या अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। उसी को जिसे पश्चिम में हम लोग दून कहते हैं, पश्चिम में दून कहेंगे। पूर्व में क्या कहेंगे इसी घाटी को, तो हम कहेंगे दुबार कहते हैं, द्वार भी कहते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में इसे क्या कहेंगे पता है, पयार कहते हैं। क्या कहते हैं? पयार कहते हैं, पयार या बुग्याल कहते हैं। बस इतना जान लीजिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो कि इसका उदाहरण देहरादून और हरिद्वार इसी के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जो कि आप देहरादून और उत्तराखंड जाते हैं वो सब घाटी आपको वहां मिलेगा, देहरादून और कहाँ, हरिद्वार में। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है हमारा दक्षिणी क्षेत्र। तो दक्षिणी याद रखिए, अरब सागर के द्वीपों में से बताइएगा किस भाग को, तो दक्षिणी भाग जो हमारा है वो याद रखिएगा मिनिकॉय द्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे देखिए, लक्षद्वीप के दक्षिण भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में अगर जाइएगा तो लक्षद्वीप के दक्षिण भाग में जब जाइएगा ना तो वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप समूह मिलेंगे, उसी को मिनिकॉय कहेंगे, ठीक है, समूह कहा जाता है। अरब सागर में जब स्थित जो मिनिकॉय है वो स्थानीय नाम उसका मलिक है। अगर अरब सागर में आपको जो स्थित मिनिकॉय दिखेगा उसका नाम है मलिका। क्या नाम है? मलिका। अब भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। एक जो है क्या है, ये प्रवाल द्वीपी है, मतलब एटॉल है, प्रवाल को बोला जाता है एटॉल, याद रखिए एटॉल है। यह मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ लाइट ऑफ हाउस स्थित है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मौसम वेधशाला कहते हैं या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट ऑफ हाउस इसी जगह स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप जो देख रहे हैं ना उसी जगह आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 26 है, फिल करना है इसको।
क्या करना है, फिल करना है। तो जैसे ही फिल करना है तो इसमें देखिएगा के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो पूर्वी सीमा के साथ फैल जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि दिहांग महाखड्ड जो है, दिहांग जो आप देख रहे हैं, दिहांग के बाद क्या होता है कि हिमालय जो है दक्षिण की ओर से एक तीव्र मोड़ होता है, मुड़ जाता है, मोड़ बनाता है, और मोड़ बनाने के बाद क्या होता है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ ये फैल जाता है, पूर्वी सीमा के क्षेत्र में ये फैल जाएगा। ये आप जान गए। तो इसके बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि दिहांग जो महाखड्ड देख रहे हैं के बाद जो है हिमालय पर्वत श्रेणी जो होता है, याद रखिए दिहांग जैसे ही महाखड्ड आएगा वहाँ पे जब आने के बाद क्या होता है, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है दक्षिण की ओर जो है एक तीव्र मोड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तीव्र मोड़ बनाते हैं। अब बनाते हुए क्या होता है कि भारत की पूर्वी जो सीमा है, पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, पूर्वी सीमा भारत की पूर्वी सीमा में फैल जाती है, जहाँ इसे मीजो, मीरी और मिसमी और डफला और पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो दिहांग जो महाखड्ड है वो क्या होता है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद क्या होता है, जैसे दिहांग महाखड्ड होगा ना, उसके बाद क्या होगा, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है दक्षिण की ओर मुड़ेगा, मुड़ते ही क्या होता है, पूर्वी क्षेत्र में फैल जाता है। और जैसे ही फैलता है, मोड़ बनाते हुए जब होता है तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में चल जाता है। और जैसे ही जाएगा तो वहाँ पे कौन कौन पहाड़ बनाएगा, तो मीजो पहाड़ बना देगा, मीरी पहाड़ बना देगा, मिसमी पहाड़ बना देगा, डफला पहाड़ बना देगा और पूर्वांचल पहाड़ बना देगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप इस चीज़ को देखिए, 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़े से स्मॉल कर दूँ, कर देता हूँ। 27वें प्रश्न की बात करते हैं तो 27वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है, वो घाटों को जोड़ता है, जो कि बताइए कौन पहाड़ी है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी, जैसे पूर्वी पहाड़ी हो, पश्चिमी घाटी पहाड़ी हो, तो वो नीलगिरी पहाड़ी जो है, याद रखिएगा नीलगिरी ही पहाड़ी है जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ता है एक दूसरे से। अब चलिए जानते हैं कैसे। तो देखिए नीलगिरी श्रेणी कहिए, नीलगिरी पहाड़ी कहिए, जो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिण राज्य में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है। तो जैसे ही नीलगिरी पहाड़ी का नाम आएगा, सबसे पहले 3 राज्य याद रख लीजिएगा भारत का, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है नीलगिरी पहाड़ी। ये तो आप जान गए। जो कि पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार करता है। तो सोचिए पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार कौन करेगा, नीलगिरी पहाड़ी ही करता है, याद रखिएगा। जो कि हमारे राज्य के दक्षिण राज्यों के अगर 3 राज्य की याद करें, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है, ये जान गए। अब बात करते हैं इसके बाद देखें पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो है कहाँ पर मिलती है, तो नीलगिरी श्रेणी में ही तो मिलती है, समझ गए, याद रखिएगा। और नीलगिरी जो श्रेणी है कि सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा, तो याद रखिएगा दोदा बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोदा बेटा एक चोटी है जो कि कितनी मीटर ऊंची है, तो 2637 है, 2637 मीटर है, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो जैसे ही पूछेगा कि नीलगिरी श्रेणी का जो, याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम बताएंगे क्या, दोदा बेटा है, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो दोदा बेटा क्या है, सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता बता देते हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट को मिलाता है कौन सा, तो नीलगिरी पहाड़ी मिलाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये नीलगिरी जो श्रेणी है वो नीलगिरी श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेटा बता दीजिएगा। देखिए 28वां प्रश्न क्या है कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग बताइएगा, खाली जगह फिल करिए, के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, मतलब सतलुज नदी जो है तथा सतलुज तथा काली नदी, ठीक है, उसके बीच जो हिमालय का भाग है। अब सोचिए ना, लॉजिक लगाइए, सतलुज नदी है, उसके बीच काली नदी है, उसके बीच जो हिमालय है उसका क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, इसी को तो कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय जो है कहाँ पे है, तो हम याद रखेंगे सतलज और काली नदी के बीच मध्य जो हिमालय है उसी को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। अब चलिए इस पे पढ़ लेते हैं, कुमाऊं हिमालय है कहाँ, ये तो जानना जरूरी है ना, तो जानेंगे। तो सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब जाना जाता है
तो याद रखिएगा जो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। तो कुमाऊं हिमालय 2 राज्य में स्थित है भारत का, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। किसका? कुमाऊं हिमालय का, याद रखिएगा। और ये सतलज और काली नदी के बीच में जो स्थित हिमालय उसी को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ये जान के। इसका अगर पूछे सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किसका? कुमाऊं हिमालय का। तो कुमाऊं हिमालय का अगर पूछे सर्वाधिक भूभाग जो विस्तार कहाँ है, तो उत्तराखंड में सबसे जाते हैं। पश्चिम हिमाचल प्रदेश जाता है, पश्चिम बंगाल बोलता हूँ, सॉरी, हिमाचल प्रदेश जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार अगर पूछे तो याद रखिएगा उत्तराखंड में विस्तृत है। अब चलिए इसी में अब देखिए, इसी में कुमाऊं हिमालय के तहत में ही पर्वत चोटी आएगा, जो कि कौन कौन पर्वत चोटी है चलिए पढ़ते हैं इसी के तहत। तो देखिए नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी है, याद रखिएगा, और गंगोत्री आदि जो है इस श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटी है। सोच रहे कुमाऊं हिमालय का इतना सारा पर्वत चोटी है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है तो हम तो याद रखेंगे ना, तो नंदा देवी भी उत्तराखंड में, आगे तो ये याद कीजिए। और ये कुमाऊं हिमालय का चोटी है। कामेत जो है उत्तराखंड में ही मिलता है। कामेत जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है, जो कि आपका कुमाऊं हिमालय का चोटी है। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल भी उत्तराखंड में है, जो कि कुमाऊं हिमालय का ही भाग है। केदारनाथ आपको उत्तराखंड में ही मिलेगा, बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में, और ये सब कुमाऊं हिमालय की जो है क्या है? पर्वत चोटी है। दूनगिरी क्या है? तो दून उत्तराखंड में ही है, जो कि दून का देहरादून नाम रखा गया है, आप जानते हैं। गंगोत्री ये भी जो है हमारा उत्तराखंड में है, जो कि कुमाऊं हिमालय का चोटी माना जाता है, जहाँ से गंगोत्री निकलती है, तो याद रखेंगे। अब देखिए गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदी का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। मतलब किससे? आप बताइए। तो कुमाऊं हिमालय की श्रेणी से ही होता है, आप जान लीजिए। और इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय है। तो जैसे ही पूछेगा कुमाऊं हिमालय जो आप देख रहे हैं, अगर पूछा जाए तो कुमाऊं हिमालय के अगर पूर्व की बात करेंगे तो उसी में नेपाल हिमालय है, तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। समझ रहे हैं? तो ये श्रेणी का बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो हिमालय का जो भाग है आप देख रहे हैं, ये सब हिमालय का भाग है, ये नहीं बोलिएगा। नेपाल भी हिमालय का भाग है, कश्मीर भी हिमालय का भाग है, और कुमाऊं हिमालय भी जो है आपका हिमालय का ही भाग है, आप जान गए। तो याद रखिएगा इस श्रेणी से पूर्व में, मतलब अगर मान लीजिए हिमालय का पूछ रहा है, कुमाऊं हिमालय के पूर्व में कौन है? नेपाल हिमालय है, जो कि हम जानते हैं। पश्चिम में कौन है? तो कश्मीर हिमालय है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। और ये कुमाऊं हिमालय खुद किधर है बताइएगा? तो ये आपको बता सकते हैं कुमाऊं हिमालय किधर है, बताएंगे? तो ये याद रखिएगा हिमालय मध्य में है, एकदम स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों नदियों के बीच के मध्य में स्थित है। 29वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 29वां है कि तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को बताइए कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो असम हिमालय कहेंगे। देखिए नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, जम्मू कश्मीर हिमालय पढ़ लिए, जम्मू कश्मीर एक ही है, ये दोनों हिमालय तो पढ़ लिए। एक कुमाऊं हिमालय पढ़ लिए, अब असम हिमालय नहीं पढ़े थे, तो असम हिमालय भी पढ़ लिए। अब बताइए कि तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय। अब अभी जस्ट ऊपर हम पढ़े हैं कि सतलज और काली नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय है? तो कुमाऊं हिमालय है। याद हो गया ना, भूलिएगा नहीं ना, नहीं भूलना चाहिए भी। अब देखिए तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है, जो कि असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम में जो है, याद रखिए पश्चिम में तिब्बत है। तिब्बत में कौन सा? त्यांग्स, क्या याद रखिएगा? त्यांग्स पो नदियाँ, त्यांग्स पो नदी जो है से लेकर, याद रखिएगा इसका जो असम हिमालय का विस्तार की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो त्यांग्स पो नदी से लेकर पूरब में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। कौन? असम हिमालय, याद रखिएगा। तो त्यांग्स पो नदी आएगा तो समझिए तिब्बत की बात कर रहा है, तिब्बत में है ये नदी, और ये उससे लेकर पूर्वी भूटान की बात करते हैं, पूरब में जो भूटान है उसकी पूर्वी सीमा के विस्तार तक बात करेगा तो हम बताएंगे असम हिमालय विस्तृत है, ठीक है। इस प्रकार जो है इस श्रेणी का विस्तार अगर पूछे आपसे असम हिमालय का, तो आप बताइएगा दक्षिणी पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखिए पूछ दे असम हिमालय का, तो असम में तो है ही, आप जानते हैं कौन से असम में, किधर क्षेत्र में? तो उत्तरी असम में। सिक्किम में एकदम होगा, असम हिमालय विस्तृत है। भूटान में होगा, तिब्बत में होगा, पढ़ ही लिए भूटान की पूर्वी सीमा,
अगर मान लीजिए तिब्बत से लेकर पूर्वी भूटान तक, तो भूटान और तिब्बत में तो है ही। अब अरुणाचल प्रदेश में भी होगा क्योंकि उसी के पास है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये विस्तृत है असम हिमालय। जैसे हम पढ़े थे कुमाऊं हिमालय के, पढ़ लिए थे। ज़्यादातर उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय विस्तृत है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, अब ये जो आप पढ़ रहे हैं क्या असम हिमालय, आप तो यहाँ तक पढ़ लिए कि अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अब बात करते हैं। जैसे हम सर्वोच्च चोटी की बात किए हम कुमाऊं हिमालय का, उसी तरह हम इसका करेंगे असम हिमालय का। तो असम हिमालय का सबसे सर्वोच्च चोटी जो है कौन है, नामचा जो है, नामचा याद रखिएगा, नामचा बरावा बोला जाता है इसे, नामचा कभी कभी दे देता है, नामचा बरावा देता है, ये याद रखिएगा असम हिमालय का सर्वोच्च चोटी है। और दिहांग महाखंड जो ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है, इसी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ, तो असम हिमालय में स्थित है। कहाँ, तो असम हिमालय में ही स्थित है। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। दिहांग महाखंड जो है ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है, जो कि किस क्षेत्र में पड़ता है, असम हिमालय के क्षेत्र में ही पड़ता है। ये भी क्लियर हो गया। अभी ऊपर भी हम पढ़े थे, तो ये भी, तो हर दोनों जगह पे, ऐसा नहीं कि दिहांग महाखंड ब्रह्मपुत्रा में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्रा के स्थित है तो असम हिमालय में नहीं, उसमें भी है, और ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें भी था। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर याद रखिएगा, अगर टिक लगाना हो तो सबसे पहले असम लगाइएगा, उसके बाद ही कोई ऑप्शन लगाइएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूज करता है। अब तीसवां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, बताएंगे। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। समझ गए, सह्याद्री पर्वतमाला से इतना सवाल पूछा है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन बढ़िया से करिएगा। तो याद रखेंगे सह्याद्री पर्वतमाला जो है, याद रखेंगे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिम घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो भारत के जैसे ही पश्चिमी घाट की बात करेंगे, उस स्थिति की बात करेंगे, उस तरफ की स्थित जो है पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, तो उसी को पश्चिम घाट का या पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। अब देखिए, ये जैसे ही पश्चिमी घाट की बात हो, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की बात हो, तो ये याद रखिएगा, यह दक्कन पठार के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है 1600 किमी की लंबाई में विस्तृत है। समझ रहे हैं। अब बात करते हैं जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं, जिसे सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं, इसका विस्तार पता है, दक्कन पठार के पश्चिमी तट के समानांतर से लेकर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किमी की लंबाई में विस्तृत है। समझ गए। तो अगर आपसे पूछे पश्चिमी घाट कितने किमी में है, तो 1600 किमी में लंबाई में विस्तृत है। ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की बात करते हैं या सह्याद्री पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, किस किस राज्य में है हमारा। तो सबसे पहले तो गुजरात में है, फिर महाराष्ट्र में है हमारा पश्चिमी घाट जैसे ही पूछता है तो हम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा को याद रखेंगे, कर्नाटक को याद रखेंगे, केरल और तमिलनाडु, ये सब को याद रखेंगे। और इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रेणी। तो ये भी पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट का तो आप बताइए कि भारत राज्य के कौन कौन से हिस्से में फैला हुआ है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु बोलेंगे। और इसी में पूछेगा कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी जो है बताएं किस किस राज्य में फैला हुआ है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में से। तो ये दे नहीं तो ये दे, तो एक ही है। ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, ठीक है ना। चलेंगे अब बात करते हैं 31वां प्रश्न, जिसे केरल के तट को क्या कहते हैं। जैसे ही केरल के तट की बात होगी, हम पढ़ चुके हैं मालाबार का तट कहते हैं, मालाबार ऐसा कहा जाता है, तो मालाबार का तट कहते हैं। तो केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। आप पे डिपेंड करता है, मालाबार कहिए, मालाबार कहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मालाबार ज़्यादा शुद्ध उच्चारण होता है। जैसे कि देखिए, केरल तट को मालाबार तट कहते हैं, केरल तट को मालाबार तट कहते हैं, ये आप जान गए। जो मंगलूर, जो कि हम शुरू में पढ़े थे, मंगलूर से लेके कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत लंबा और संकरा समुद्री तटीय क्षेत्र है। कौन, मालाबार तट, जो कि केरल तट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मंगलूर से उठाई, मतलब बेंगलोर के क्षेत्र में मंगलूर है, उसी जगह बेंगलुरु में, बेंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के अंतरिक्ष की बात कर रहा है तक विस्तृत लंबा और संकरा समुद्रीय तटीय क्षेत्र है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात समुद्री तटीय क्षेत्र है। अब याद रखिएगा, जो केरल तट है जिसे मालाबार तट कहते हैं, वो यह भारत
के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। किससे? अरब सागर के तट से लगा हुआ है। कौन? ये मालाबार तट और या केरल तट, याद रखेंगे। यह जो है मालाबार तट जो है या केरल तट जो है दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। तो सोचिए, केरल तट को सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। किधर? दक्षिण भारत का। समझिए, दक्षिण भारत में जो ठंड में बाढ़ आ जाता है ना, इसी का कारण मानते हैं। याद रखिएगा, याद रखेंगे। आप पूछता है कि ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट जो है अपने मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। तो आप जो मालाबार तट की बात करते हैं, मालाबार जो तट है या जिसे केरल तट कहते हैं, वो मसालों के व्यापार के लिए बहुत फेमस था। समझ रहे हैं? इसलिए मार होता है, इसलिए बोला जाता है कि केरल बहुत मसालों के मामले फेमस है, काजू के मामले में फेमस है, रबड़ के मामले में फेमस है। तो यही कारण है। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जोजिला दर्रा की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर, 49 क्वेश्चन नंबर है। जितना लगेगा हम एक चैप्टर खत्म करेंगे। महामैराथन हो या सुपर महामैराथन हो, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। मुझे टॉपिक खत्म करना है क्योंकि आपको तैयारी करवाना है। और जितना देर में देखना हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना में देखना हो। 25वां प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जैसे ही जोजिला दर्रा की बात होगा तो श्रीनगर और लेह को याद कर लेंगे। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? श्रीनगर और लेह को। ये हो गया क्लियर। ऑप्शन नंबर ए में मतलब देख लीजिए। अब देखिए, जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का जो है पश्चिमी भाग है, जो कि पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है और शीत ऋतु में यह दर्रा जो है आवागमन के लिए बंद हो जाता है। सिंपल। चलिए, तो इसमें हम क्या चर्चा करें, कर देते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ है? याद रखिएगा, तो पंजाब हिमालय में स्थित है। सोचिए, जोजिला दर्रा कहाँ है? तो यह पंजाब हिमालय में स्थित है। याद रखिएगा, पश्चिमी भाग है। और ये याद रखिएगा क्या करता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन? जोजिला दर्रा। याद रखेंगे। और शीत में क्या होता है? आवागमन बंद रहता है जोजिला दर्रा का, ठंड के समय। याद रखेंगे। 33वां प्रश्न है कि पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? बताइएगा। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कोई सागर था। वो सागर पता है क्या था? टेथिस सागर। यही टेथिस सागर जो है, याद रखिएगा, पुरातन समय में हिमालय के स्थान पर था। अब हिमालय खड़ा हो गया टेथिस सागर में, याद रखिएगा। अब चलिए इस पर चर्चा खाली करेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमको 49 क्वेश्चन करना है। तो अब देखिए, इसमें अब हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसका स्थान पर क्या था? टेथिस सागर था। टेथिस सागर था हिमालय आने से पहले। समझ जाइए, हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से होकर संपन्न हुआ है। पूरब में जो है, पूरब में इस पर्वत के स्थान पर टेथिस जो है भूसन्नति था। उस समय जो टेथिस सागर जो देख रहे थे उस समय टेथिस सागर के जगह पर जो हिमालय बना है जो देख रहे हैं, उस जगह पे क्या था? टेथिस भूसन्नति थी, जो कि भारतीय प्लेट को यूरेशिया प्लेट से अलग करती है। देखिए, टेथिस जो सागर था वो, याद रखिएगा, क्या हुआ था कि भारतीय प्लेट को यूरेशिया प्लेट से अलग कर रहा था। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के टकराने से, मतलब भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट को टकराने से कारण दोनों जो है संलग्न अग्रभूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित होता है। दबाव हो गया था। दबाव जनित होने के कारण भू संचलन उत्पन्न हुआ और जिससे जो है क्या हुआ? कुलून एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हो गया। तो कुलून का भी निर्माण हुआ। कुलून पर्वत ही है एक तरह से। कुलून का निर्माण हो गया, विभिन्न जो है श्रेणियों का निर्माण, मतलब हिमालय का निर्माण हो गया। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये दोनों प्लेट टकराया था। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब चलिए 34 प्रश्न है कि कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? बताइएगा। कुल्लू कहा जाता है, कल्लू घाटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल्लू घाटी बोलिएगा। तो कुल्लू घाटी जो है लद्दाख और पीर पंजाल, जो जिला जैसे जोड़ रहा था श्रीनगर लेह को, उसी तरह कुल्लू घाटी भी जोड़ता है लद्दाख और पीर पंजाल को। अब बताइए, ये सबसे क्वेश्चन छूटेगा? बताइए, पढ़ लीजिएगा तो नहीं छूटेगा। चलिए इस पे पढ़ लेते हैं। तो भारत में कुल्लू घाटी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे जोड़ती भी है, अगर मध्य स्थित है तो जोड़ती है, याद रखेंगे। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो ब्यास नदी घाटी में स्थित है। तो ब्यास नदी में कुल्लू घाटी है, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जिला के रूप में भी जाना जाता है। यह घाटी जो है सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कुल्लू घाटी। और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो सेब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहिए हिमाचल प्रदेश, सेब खा के आइए। अब देखिए 35वां प्रश्न है, अंडमान
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, माउंट सैडल है। कौन है? माउंट सैडल है सबसे, याद रखिएगा। अब माउंट सैडल की बात करते हैं तो देखिए सैडल माउंट को सैडल माउंट जो है सैडल चोटी भी कहा जाता है, सैंडल चोटी भी कहते हैं, सैडल के जगह पे सैंडल चोटी, या चोटी को पीक भी कहते हैं, आप जान गए। तो सैंडल चोटी जो होता है उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। कौन सा? उत्तरी अंडमान में, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सैंडल चोटी। सैंडल चोटी याद रखेंगे। और सबसे बड़े इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 772 मीटर बताया जाता है। यह सैंडल पीक मतलब सैंडल चोटी जो है, सैंडल चोटी जो है, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। तो सैंडल पीक में राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखिएगा। और सैंडल चोटी के ढकने से ही जो है क्या हुआ, कलमपोंग, क्या हुआ, एक मिनट, कलमपोंग नदी का उद्गम हुआ था सैंडल चोटी से ही, समझ गए, याद रखिएगा। और ये उसमें सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है, कौन? सैंडल चोटी। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। कलमपो नदी निकला है कहाँ से? सैंडल द्वीप से ही, मतलब सैंडल चोटी से ही, समझ गए। चलिएगा, अब 36वां प्रश्न है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा, ट्री लाइन जो देखते हैं, का ऊंचाई अगर पूछे, ऊंचाई मान पूछे तो पश्चिमी हिमालय से होता है। तो कैसे होता है? तो कम होता है। तो देखिए पश्चिमी हिमालय से तो एकदम कम होता है, ये जान लीजिए। वृक्ष रेखा अगर पूछा जाए का ऊंचाई जो है पूर्वी हिमालय की अगर बात किया जाए, पूर्वी हिमालय की तुलना किया जाए पश्चिमी हिमालय से, अब वृक्ष रेखा मतलब ट्री लाइन तो कम होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो देखिए वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते, मतलब ऊपर या देखा जाए उसके आगे हो या उसके ऊपर वृक्ष नहीं उगता है तो वृक्ष रेखा लाइन कहते हैं, याद रखिएगा। सीमा रेखा से याद रखेंगे। वर्षा की अधिकता या ढलकान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान जो है कितना माना गया है? याद रखिएगा वो है 3600 से लेकर 3800 जो है मी माना गया है, मी तक माना गया है। जबकि पश्चिम तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का अगर मान पूछे तो 3300 से 3600 मी माना गया है, समझ गए। तो आपसे यही पूछता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की प्राकृतिक जो वृक्ष है वो वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान कम होता है, इसलिए ऊंचाई का मान कम हो जाता है, समझ गए। देखिए 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अक्साई चीन का भाग है? अक्साई जो है चीन का भाग है, कौन सा है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख पठार जो है आपका अक्साई चीन का भाग है, उसी का भाग है, चीन का भाग बता सकते हैं, उसका भी भाग मानते हैं लद्दाख पठार को। मतलब अक्साई जो चीन में, अक्साई चीन जो है वो याद रखिए लद्दाख पठार का भाग है। चलिए कैसे अब जान लेते हैं। तो देखिए भारत, चीन, पाकिस्तान, तीन जो है, तीन की सीमाओं को सम्मिलन स्थल पर जो है अक्साई चीन है। मतलब कहने का मतलब भारत, चीन और पाकिस्तान, ये तीनों की सीमाओं पर क्या है? अक्साई चीन है, याद रखिएगा, अवस्थित है। जो कि वर्ष 1962 ईस्वी में भारत और चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर अक्साई चीन पर चीन ने अधिकार कर लिया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। तो इसी के कारण हम लोग के भारत और चीन में विवाद चलता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अक्साई चीन के क्षेत्र में ही लद्दाख पठार भी अवस्थित है। तो अक्साई चीन के क्षेत्र में ही लद्दाख पठार है, तो इसीलिए विवाद तो होना बनता है। और पाकिस्तान भी एक तरह से घुसा रहता है, तो याद रखिएगा। चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं। 38वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 38वां प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन के साथ है। तो 38वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 38वां प्रश्न है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य बताना है। तो असत्य याद रखिएगा, हिमालय की जो है, याद रखेंगे, ऊपर कर देता हूँ इसे, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। यही तो गलत है, ठीक है। यूरेशिया और भारतीय प्लेट टकराए थे ना, तो ये चीनी प्लेट कहाँ से आ गए, ठीक है। चलिए तो आगे हम इसका डिटेल तो ऊपर देखते हैं। आप चलिए, इसमें इतना बड़ा दिया हो कि हम क्लियर हो जाएगा आज। अब देखिए संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेघालय जो है पठार जो है, पराठा में बोल रहा हूँ, मेघालय जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत भाग है। क्या है?
विस्तृत भाग में। जो भ्रंश कहते हैं, भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय पठार से गारो राजमहल गैप द्वारा पृथक हो गया, मतलब जिसे मालदा गैप भी कहते हैं। ठीक है। कश्मीर घाटी एक जो है सम अभिनियति का उदाहरण है, जिसके उत्तर पूर्व में महान हिमालय एवं दक्षिण पश्चिम में पीर-पंजाल श्रृंखला जो है स्थित है। अब स्वेस के अनुसार अगर देखा जाए तो पूरब में गंगा के मैदान की जगह एक विवर्तनीय गर्त है। देखिए, ये जो विवर्तनीय गर्त आप देख रहे हैं, ये तो आप जान गए। अभिवर्तनीय गर्त जो था, याद रखिए, जिसके कारण मतलब जिसका निर्माण जो है हिमालय के निर्माण के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। हिमालयन नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से जो ये गर्त, विवर्तनीय जो गर्त है, उसे भरे जाने से गंगा के मैदान का निर्माण हो गया था। समझ गए? इसी के भरे के जाने से गंगा नदी का निर्माण हो गया। हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के अभिसरण से हुआ था। यूरेशिया, याद रखिएगा। अब मैंने तो बोला था, अब चीन कहाँ से आ गया था, तो यही तो गलत हो गया था। यही चीज़ ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसका तैयारी के हिसाब से सीटेट का भी जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जिनका सब्जेक्ट ओनली ज्योग्राफी होगा। चलिए 39वां प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ये भी है 39वां प्रश्न में। तो कथन असत्य है तो ऑप्शन नंबर सी, भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव के द्वारा होता है। एकदम नहीं होगा भाई, नदियों के जमाव से काले समुद्र तट की बात करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी ही तो गलत है, असत्य है। बात खत्म। यहाँ असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछता था। अब इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कैसे हुआ निर्माण, आप जान लीजिए। तो देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव के क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, ये तो हम भी जानते हैं नहीं हुआ है, लेकिन बल्कि भूमि के उत्थान कहिए, निर्गमन के कारण कहिए हुआ था। तो उत्थान हुआ था, भूमि का उत्थान हुआ, उसके कारण हुआ है। 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम पठार है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार, आप जान गए। यह जो है आर्कियन चट्टानों से निर्मित होता है। कौन? ये जो आर्कियन चट्टानों से निर्मित होता है प्रायद्वीपीय पठार, ये भी जान सकते हैं। हिमालय जो है, हिमालय विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। तो नवीनतम कौन है? हिमालय है हमारा, जो कि नवीनतम है। अरावली सबसे पुराना है, याद रखिएगा। ठीक है। एक है जो कि मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित है। कौन? हिमालय हमारा। इसका निर्माण जो है, याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है किसका? हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण जो है या परतदार चट्टानों का निर्मित जो हुआ था, इसका निर्माण जो है आप याद रखिएगा टर्शियरी काल में हुआ था। कब हुआ था? टर्शरी काल में हुआ था। समझ रहे हैं? अब भारत का 98% जो है कोयला गोंडवाना संरचना में पाए जाते हैं। तो सोचिए, भारत का 98% जो है, याद रखिए, कोयला जो है गोंडवाना जो है संरचना में पाए जाते हैं। ये सवाल आपसे हो गया। अब चलिए 40वां प्रश्न। कौन सा? 40वां प्रश्न। इसमें थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि ये इसमें ऑप्शन नीचे है। ठीक है। तो चलिए 40वां प्रश्न पढ़ते हैं। तो 40वां प्रश्न है कि केरल का कुट्टानाड बोला जाता है या कुट्टानाडु बोला जाता है, प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है बता सकते हैं 40वां प्रश्न का? तो चलिए बताते हैं। ये है जो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहे हैं, यही सही है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का क्या है? न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कौन? तो ये जो आप पढ़े क्या, कुट्टानाडु, याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध है। तो चलिए ये प्रसिद्ध कैसे है? तो केरल का कुट्टानाडा बोलते हैं या कुट्टानाडु बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह जो है समुद्र तल से नीचे अपनी कृषि के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के तरीकों का नहीं मतलब किसान को कृषि करने के लिए बहुत फेमस हुआ है, याद रखिएगा। इसलिए इसे जो है केरल का धान का कटोरा भी कहते हैं। तो केरल का धान का कटोरा किसे कहते हैं? कुट्टानाडु को या कुट्टानाड को, याद रखिएगा, एक ही है। खाद्य एवं कृषि संगठन जैसे FAO द्वारा जो है कुट्टानाड को या कुट्टानाडु को कृषि पद्धति में वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली जो है घोषित कर दिया है। याद रखिएगा, वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित कर दिया है। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है? चलिएगा 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम है, बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चट्टान है प्रणाली है जो कि भारत में नवीनतम है, बताइएगा।
तो वो है, याद रखिएगा, डी, गोंडवाना। हम जानते हैं गोंडवाना ही तो है। अब गोंडवाना है तो चलिए गोंडवाना के बारे में थोड़ा तो पढ़ता है, तो थोड़ा सा ये बहुत बड़ा वीडियो जाने वाला है, तो ये पढ़ लीजिए। तो देखिए, जैसे तप्त की बात करें, तप्त मतलब हॉट, पृथ्वी के ठंडे होने के फलस्वरूप जो है आर्कियन काल की बात हो रही है, तो क्रम की रवेदार चट्टानों का निर्माण हुआ है। रवेदार चट्टान का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से परतदार धारवाड़ा चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, धारवाड़ा चट्टान का निर्माण हुआ। धारवाड़ा क्रम जो है, धारवाड़ा जो क्रम है कि चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप परतदार जो है कुड्डप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इन सभी क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाता है? जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टान के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ऐसे निर्माण होते चल जा रहा है। ठीक है, ये जीवाश्म युक्त परतदार चट्टान बन जाता है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में काफी समय बाद गोंडवाना जो है, याद रखिएगा, गोंडवाना जिसे कार्बोनिफेरस से, याद रखिएगा, जुरैसिक युग के बीच की बात कहा जाता है गोंडवाना का जब हुआ था ये। तो ये क्रम जो है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। यहाँ जो है सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयला की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? तो गोंडवाना में। और उसी समय गोंडवाना का हुआ था। समझ गए कैसे कैसे निर्माण हुआ गोंडवाना का? समझ गए ना। तो विंध्यन क्रम के बाद हमारा गोंडवाना आया। सोचिए इतने क्रम आए हैं। कौन कौन आया? कौन कौन क्रम आया? कुडप्पा क्रम आया, विंध्यन क्रम आया, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमारा गोंडवाना आया, और भी उससे पहले है ना, याद रखिएगा। चलिए 42 की बात करते हैं। तो 42 है क्वेश्चन नंबर कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पार करती है तो कौन सी ऐसी बताइएगा? तो पूर्वी पीर पंजाल को ही तो अटल टनल नाम रखा गया है। तो अटल टनल मतलब अटल कहा गया है। ठीक है, तो अटल टनल पार करती है तो कौन सी पर्वत श्रेणी को? तो पूर्वी पीर पंजाल को। अब चलिए इसमें पढ़ते हैं, जानकारी जरूरी है क्योंकि आपका 42वां प्रश्न का इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अटल टनल जो है, टनल मतलब जो कि अंदर पहाड़ के अंदर से जाने वाले को बोलते हैं। तो अटल टनल हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह जो है पूरे वर्ष मनाली को, याद रखिएगा, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो मनाली को लाहौल ऐसे बोलते हैं। लाहौल जो है स्पीति घाटी को जोड़ता है। इसका निर्माण जो है किसका? अटल टनल हिमालय का जो है, अटल टनल हिमालय का निर्माण जो है, याद रखिएगा, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, याद रखिए, BRO द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो सीमा सड़क संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BRO द्वारा जो है अटल टनल का निर्माण किया गया है। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। कौन है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। याद रखिए, विश्व में, इंडिया में नहीं, विश्व में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.02 किमी है। कितनी है? 9.02 किमी है। ठीक है, ये हो गया आपसे। अब देखिए 43वां प्रश्न है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका सुंदर उदाहरण है? बता सकते हैं। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 43वां प्रश्न का आंसर का जवाब सरोवरिया मैदान से जो है आपका, सरोवरिया जो मैदान है उसका उदाहरण है। ठीक है, इम्फाल बेसिन एक सुंदर जो है उदाहरण किसका है? तो सरोवरिया मैदान का है। चलिए इस पर थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम जल्दी खत्म करेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका ये भौतिक स्वरूप। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे क्या आएगा। देखिए, झीलों में अवसादों के निक्षेपण से निर्मित मैदान जो है सरोवरिया मैदान कहलाता है। ठीक है, अवसादों के निक्षेपण के कारण हो जाते हैं। थोड़े धुंधले दिख रहे हैं लेकिन आप सुन लीजिए। जैसे इम्फाल बेसिन, कश्मीर घाटी, पवनों द्वारा निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान जो है लोएस या लुआस कहलाता है। देखिए, अब इस चीज में थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि मैंने लगातार पढ़ दिया तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए, सरोवरी जो मैदान है वो कहलाता, हम जान गए, अवसादों के निक्षेपण से निर्मित। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जो है अवसादों के निक्षेपण से बना हुआ है, इम्फाल बेसिन और कश्मीर घाटी, ये पढ़ लिए। अब देखिए, पवनों द्वारा
अब पवनों द्वारा निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप जो निर्मित मैदान है उसे क्या कहेंगे, तो लोएस कहेंगे या लुआस कहते हैं, लुआस कहते हैं, ठीक है, यह कहलाता है। इसका निर्माण जो है मरुस्थलीय प्रदेश से दूर पवनों द्वारा लाया गया बालू के निक्षेपण से होता है, ठीक है, लुआस का। आप समझ गए, मरुस्थलीय क्षेत्र से लाया जाता है। अब देखिए हिमानीय द्वारा निक्षेपित मैदान को क्या कहते हैं, टील मैदान कहते हैं, एवं क्या कहते हैं, आउटवाश मैदान कहलाते हैं। पर्वतीय भाग से नीचे उतरती नदी द्वारा लाए गए अवसादों के मंद ढाल क्षेत्र में निक्षेपण से जड़ोल मैदान का निर्माण होता है। समझ गए, ये सब सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए 44वां प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो कोडाईकनाल जैसे ही बात करेंगे तो हम बताएंगे पालनी पे। अब पालनी कहाँ है, तमिलनाडु में, जो कि हम देखिए इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए कोडाईकनाल की बात करेंगे तो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी की पहाड़ी पर स्थित है, ये हो गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो अन्नामुड़ी बोलेंगे, जो कि कितना है 2695 मीटर जो है आपका ऊंची चोटी है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है स्थित है, क्या है, अन्नामुड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। कौन, याद रखिएगा, अन्नामुड़ी, जो कि सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। किसकी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये जान गए। अब देखिए अमरकंटक में जो है मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, अमरकंटक है, जहां से सोन और नर्मदा नदी निकलती है, जो कि हमारा सोन सहायक नदी है। ये पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट किया है ना। चलिएगा 45 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो किस पहाड़ी पर नहीं है, तो याद रखिएगा गिरनार पर नहीं है, नीलगिरी पे है, कानन देवन पे है और दार्जिलिंग, ये सब पे चाय का बागान मिलेगा। लेकिन चलिए हम इसका डिस्कशन खुद नहीं करके किताब से करवाते हैं। दिए गए विकल्प में गिरनार पहाड़ी जो है गुजरात में है, ये आप जान लीजिए, पर चाय बागान नहीं है, याद रखिए गुजरात में है, यहाँ गिरनार पहाड़ी, यहाँ चाय बागान नहीं है। अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय के बागान स्थित है, जैसे कानन देवन पहाड़ी पर केरल राज्य में है। कानन देवन कहाँ है, केरल राज्य में है, तो आप याद रखिए केरल राज्य के, याद रखिएगा। और केरल राज्य के कौन से, इडुक्की जिले में स्थित है, जो कि कानन देवन जो है आपको कानन देवन एक पहाड़ी है जो कि केरल में है, और केरल राज्य के कौन से जिले में है, तो इडुक्की जिले में स्थित है, तो ये आप जान गए, ठीक है, ये जान लीजिए, ठीक है, जो कि चाय बागान के लिए जाना जाता है। अब यह जो है 1870 के दशक में चाय बागान की शुरुआत हुई थी, कहाँ, कानन देवन पे, याद रखिए, जो कि केरल में है, इडुक्की जिले में है, याद रखेंगे, शुरुआत हुआ था। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल की जो है, याद रखिए दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल की और सिक्किम से संलग्न सीमा से अवस्थित एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है, ये भी जानते हैं। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल की जो है, याद रखिएगा, और सिक्किम के संलग्न माना जाता है, ठीक है, एकदम आसपास है, याद रखेंगे, जो कि चाय बागान के उत्पादन के लिए प्रमुख है। और नीलगिरी चाय जो है, याद रखिएगा, भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक होता है, नीलगिरी की चाय आप पीजिए, याद रखिए नीलगिरी की पहाड़ी का चाय पीजिएगा। तो चलिए 46 क्वेश्चन नंबर है, बताइए मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए, तो हम बताएंगे 46 का आंसर का जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर आपका होगा, यही एक सही क्रम माना जाता है, ठीक है। तो आगे सतपुड़ा होगा, महादेव होंगे, मैकाल होगा और छोटा नागपुर, ये सब जो है मध्य भारत के स्थित पहाड़ी का नाम है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बताता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर है, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व मतलब इस रास्ते की ओर चलेंगे, वेस्ट से ईस्ट की, तो आप सोच लीजिए, है ना। अब चलिए देखिए, तो इसमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 47वां प्रश्न है, 47वां प्रश्न है, भारत में शांति घाटी किस राज्य में स्थित है, तो शांति घाटी की अगर बात करेंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, केरल में, कहाँ, केरल में। तो शांति घाटी जो है किस राज्य में स्थित है, भारत के शांति घाटी की अगर बात करें किस राज्य को जाना जाता है, तो केरल को। अब देखिए शांति घाटी की बात करें तो जिसे साइलेंट वैली बोला जाता है, केरल की, याद रखिए केरल में तो है, केरल के पाल घाट में स्थित है, पाल घाट को पल कक्कड़ बोला जाता है, कक्कड़ या पालघाट में स्थित है, याद रखिएगा, कौन, शांति घाटी मतलब साइलेंट वैली। देखिए शांति घाटी की और बात करते हैं तो पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है,
कुंती नदी जो है, याद रखिए कुंती नदी का उद्गम क्षेत्र इसी शांति घाटी के वर्षावन से होता है। याद रखिएगा साइलेंट वैली से ही होता है कुंती नदी का। ये जो भरत पूछा बोला जाता है, पूछा नदी का एक सहायक नदी माना जाता है कुंती नदी। ये हो गया क्लियर। 48 क्वेश्चन नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ये तो सही है, लेकिन नाथुला दर्रा कैसे, अभी जस्ट पढ़े हैं, ये तो कहाँ है नाथुला दर्रा बताइएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम पढ़े थे ना, याद है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघर। चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ये है 48वां प्रश्न, जो कि देखिए दर्रा एक तरफ है अवस्थित है। तो नाथुला और जेपला दर्रा जैसे ही आएगा सिक्किम को याद करेंगे, जो कि मैंने बोला था। माना, नीति, अलेपुलेख दर्रा अगर बोले तो उत्तराखंड, दून बोले तो उत्तराखंड, याद रखिएगा। आपसे पूछे कि शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा जो है बताइएगा हिमाचल प्रदेश। बनिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में, जो कि हम पढ़े थे। और भी सवाल पूछता है बोमडिला, यंगप्पा, दीफू दर्रा, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में। दीफू मतलब अरुणाचल प्रदेश, यंगप्पा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। ताल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो जैसे ही महाराष्ट्र की बात होगा तो थाल घाट थाली बजाइए, भोर घाट भोर में बजाइए, तो आपका मन है। तो ये याद रखिएगा थाल घाट भोर घाट महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कौन सा दर्रा है। और पाल घाट करिए तो पाल घाट भाई याद रखिएगा केरल। तो पाल घाट पाल पे जाके सो जाइए, मतलब पाल में तो खटिया, खटिया पे जाके सो जाइए। पाल घाट कहाँ, केरल, याद रखिएगा। पाल घाट जो दर्रा है वो केरल है। ये याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से फन किया है मैंने, और कुछ ऐसा नहीं है। याद रखिए 49 क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा युगम सम्मिलित है। तो कौन सा युगम जो है सम्मिलित है ये बताइएगा। तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी जो है, ये जो है आपका सही युगम है। अब चलिए इस पे जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे ही पूछे हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो एवरेस्ट है। याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है, गार्डविन एस्टीन है, जिसे K2 के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछे भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो हम जानते हैं भारत के हिमालय का सर्वोच्च शिखर पूछे तो कंचनजंगा बताइएगा। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछे तो अन्नामुडी बोला जाता है। तो ये हुआ आपका पर्वत मतलब भारत के भौतिक स्वरूप का समापन, अंत हो गया। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए तरीके से, नए फन के साथ और नए मस्ती के साथ। आप जुड़े रहें नरेंद्र अकेडमी शिक्षा मंच से, और मस्ती के साथ, फन के साथ। जय हिंद जय भारत।